विश्व युद्ध की शुरुआत कभी भी दो ताकतवर देशों की लड़ाई से नहीं होती। चाहे आप वर्ल्ड वॉर वन देख लो या वर्ल्ड वॉर टू, दोनों की शुरुआत हुई थी एक ऐसे छोटे से देश की लड़ाई से जिसे दुनिया के 90% लोग जानते भी नहीं थे नाम। इतना ही नहीं, वो देश इतने छोटे थे कि अगर वो तबाह भी हो जाते तो दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि दुनिया पर उनका इंपैक्ट ऑलमोस्ट जीरो था। जैसे कि वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रिया से, जो कि उस समय एक बहुत ही छोटा सा किंगडम था, किसी को फर्क नहीं पड़ता था उस देश से। लेकिन जब उस पर हमला हुआ तो धीरे धीरे करके उसमें देशों की सूची जुड़ती चली गई, फिर उसमें पूरा यूरोप जुड़ा और फिर एंड में वो युद्ध पूरी दुनिया में फैल गया। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ ना, तो उसकी शुरुआत हुई थी पोलैंड से। बहुत छोटा सा देश था, कुछ भी ताकत नहीं थी इस देश के पास। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पोलैंड पर हमला करने से वर्ल्ड वॉर टू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, धीरे धीरे करते हुए देशों की संख्या बढ़ती गई और जो एक छोटा सा युद्ध था वो वर्ल्ड वॉर टू का रूप ले लिया। और अब ईरान युद्ध में ऐसा ही होता दिख रहा है। दरअसल ईरान युद्ध जो शुरू हो रहा था इजराइल और ईरान के बीच में, उसमें अमेरिका कूदा, उसके बाद अरब के देशों की एंट्री हो गई, उसके बाद चीन भी इसमें आ चुका है जो लगातार ईरान को मदद दे रहा है, और अब आ चुकी है एंट्री रूस की। जी हां, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खुद अमेरिका ने कंफर्म किया है कि रूस ने डायरेक्ट एंट्री ले ली है ईरान युद्ध में, और इस समय वो हाई एंड टेक्नोलॉजी दे रहा है ईरान को, जिससे कि अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमानों को पकड़ा जा सके। इतना ही नहीं, वो अपनी हाई एंड ऐसी टेक्नोलॉजी भी दे रहा है जिससे कि ईरान के ड्रोन और ज्यादा एडवांस हो जाए। और सबसे खास बात, आप सोच रहे होंगे कि इस युद्ध को शुरू हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक ईरान बिल्कुल सटीक हमले कैसे कर रहा है। मतलब इनके ड्रोन बहुत सस्ते हैं, 20-25 हजार डॉलर के हैं, कुछ खास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, मोटरसाइकिल के इंजन लगाकर उड़ा रहे हैं ये ड्रोन को। लेकिन उसके बावजूद जहां ईरान चाहता है वहीं जाकर ड्रोन लगता है। ऐसी खास अचूक क्षमता ईरान के पास आई कहां से? तो जवाब है रूस। दरअसल रूस और चीन मिलकर ऐसी परफेक्ट सैटेलाइट इमेज और सैटेलाइट डाटा दे रहे हैं ईरान को, जिसकी मदद से ईरान के हमले चूक ही नहीं रहे। और ये डाटा इतना ज्यादा कमाल का है कि ईरान को आज की तारीख में पता है कि अगर उसे दुबई के अंदर एक खास बिल्डिंग को निशाना बनाना है तो उसे कैसे अपने ड्रोन को कैलिब्रेट करना होगा, साथ ही जो वहां डिफेंस सिस्टम तैनात है उसे बाईपास करने के लिए एक साथ कितने ड्रोन दागने होंगे ताकि एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सके। और इसी वजह से ईरान बहुत ज्यादा सफल हो पा रहा है इस युद्ध में। वहीं अगर इस युद्ध को आप थोड़ा डीप फॉलो करोगे तो एक चीज आप पाओगे कि ईरान को टैक्टिकल तरीके से मदद दी जा रही है। मतलब चीन उसका कच्चा तेल खरीद कर उसे पैसा दे रहा है ताकि युद्ध में पैसे की कमी ना हो। फाइनेंसिंग चीन कर रहा है। रूस क्या कर रहा है? रूस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रहा है, हथियार प्रोवाइड करा रहा है। और ये टैक्टिकल प्लान इतना ज्यादा सक्सेसफुल है कि आज 19 दिन हो गए हैं इस युद्ध को, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब लगा हो कि ईरान कमजोर पड़ रहा है। बल्कि ये समझिए, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है ईरान और मजबूत होते जा रहा है। और हैरानी की बात अमेरिका के लिए यह है कि वो ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। अब तक ईरान का जो थोड़ा बहुत बिगाड़ा है वो सिर्फ इजराइल का किया कराया है। अगर इजराइल को आप हटा दे इस युद्ध से तो डोनाल्ड ट्रंप एक चीज नहीं बता पाएंगे जो उन्होंने हासिल करी हो इस 3 हफ्ते चले युद्ध में। हर एक जगह बहुत बुरी हार उन्हें देखने को मिली है, हर एक मोर्चे पर वो मुंह की खा रहे हैं। और इसीलिए दुनिया टेंशन में है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई और होता तो शायद दुनिया को वर्ल्ड वॉर की इतनी फिक्र ना होती। लेकिन यहां पर ट्रंप राष्ट्रपति हैं और आप सब जानते हैं कि ट्रंप किस किस्म के आदमी है। वो हार नहीं पचा सकते। अगर वो खुद को हारता देखेंगे तो वो कुछ ऐसा भी कांड कर सकते हैं जिससे कि रूस और चीन को सीधा नुकसान हो। उस स्थिति में ये दोनों देश मजबूर हो जाएंगे यहां पर अमेरिका के खिलाफ खुलकर उतरने को, और उसके बाद जो होगा उसे ही दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 कहेगी। लेकिन फिलहाल आज की बात करें तो इस लगभग 3 हफ्ते चले युद्ध में 2 ही देश सबसे बड़े विजेता हैं। ना तो वो अमेरिका है, ना वो खुद ईरान है, ना ही अरब के 10 से ज्यादा देश। वो 2 देश हैं, इजराइल और रूस।
रूस इसलिए विजेता है क्योंकि उसका एकमात्र सहारा बचा है ईरान अरब में, और जिस तरीके से वो टक्कर दे रहा है अमेरिका को, वो उसके लिए जीत से कम नहीं है। दूसरा, रूस पर लगे कच्चे तेल को लेकर प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। दुनिया को भयंकर कच्चा तेल बेचकर बहुत मोटा मुनाफा काट रहा है रूस, और सोने पर सुहागा ये है कि कच्चा तेल तो बेच ही पा रहा है खुली छूट में, लेकिन उसके साथ ही युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम $100 को पार कर गए हैं, यानी कि लगभग 60-70% बढ़ गए हैं, यानी कि दुगनी कीमत पर बेच पा रहा है रूस। डबल तिबल कमाई हो रही है उसकी। बल्कि ये मानिए, अगर ये युद्ध कुछ महीने चल गया ना, तो पिछले 4 साल में जितना भी रूस को नुकसान हुआ है वो सब सूद समेत वो वसूल कर लेगा। और यूक्रेन, उसके तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि रूस के पास अब इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि वो यूक्रेन युद्ध को कुछ और लंबे सालों तक खींच सके। लेकिन आप कहोगे समझ में आ गया, रूस का फायदा हुआ है, लेकिन इजराइल का क्या फायदा हुआ? उसकी राजधानी तेल अवीव पर लगातार बमबारी हो रही है। तो आपको बता दूं, इजराइल के लिए ये मायने नहीं रखता कि उसके शहरों पर कितनी बमबारी हो रही है, क्योंकि इसी दिन के लिए उसने अंडरग्राउंड सिटी बनाकर रखी हुई है। बहुत ही ज्यादा जमीन की गहराइयों में वहां पर लोग शेल्टर ले लेते हैं। डिफेंस सिस्टम कमाल का है, भले ही वो सारी मिसाइलों को ना रोक पाए, लेकिन वो लोगों को ये जरूर बता देता है कि इतने मिनट में इतनी मिसाइलें इस दिशा से आएंगी, तुरंत घर से निकलो और बंकर में छुप जाओ। रही बात उसकी बिल्डिंग्स, शहर तबाह हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो रहा है, तो इजरायलियों को इसकी परवाह नहीं है। बहुत मोटा पैसा है उनके पास, वो 2-3 सालों में इससे भी शानदार शहर बसा लेंगे। लेकिन जो असली फायदा इसके बदले इजराइल को हो रहा है वो ये कि उसने ईरान की उस लीडरशिप को खत्म कर दिया है पूरी तरीके से, जो परमाणु बम बना सकती थी। अब जो लीडरशिप आ रही है वो नहीं है। भले वो इस युद्ध में यहां पर अमेरिका को हरा दें, लेकिन वो आने वाले 10 सालों तक भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते, बल्कि 15 सालों तक भी। इसीलिए आने वाले 2 दशकों तक इजराइल ने खुद को सेव कर लिया है। और इतना ही नहीं, इजराइल पर हर 2-3 साल में जो हमले होते थे, हमास के, हिजबुल्लाह के, या फिर यमन के हूती विद्रोहियों के, वो सब ईरान में बैठे कमांडर किया करते थे। इस युद्ध में सारे के सारे कमांडर ऐसे साफ करे हैं जैसे गधे के सिर से सींग। इसीलिए ईरान युद्ध भले ही जीत जाए, लेकिन जो उसके प्रॉक्सी थे, जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास, इन्हें जिन नेताओं ने तैयार किया था वो नेता ही नहीं रहे। इसीलिए ईरान चाहकर भी इन्हें दोबारा आने वाले कई दशकों तक नहीं खड़ा कर पाएगा। यानी कि आने वाले 2 दशकों तक तो ये मानिए कि इजराइल अपने आप को ईरान की तरफ से निष्कंटक कर चुका है। ईरान की तरफ से आने वाले 20 सालों तक भी कोई भी बड़ा खतरा इजराइल को नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, एक चीज इजराइल को करनी पड़ेगी, वो ये कि उसका पड़ोसी देश लेबनान, वहां उसे चीजें ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा अस्तित्व हिजबुल्लाह का बचा हुआ है। अगर वो इसे खत्म कर देंगे, उसके बाद इजराइल के लिए मौजा ही मौजा। इसीलिए मेरे हिसाब से आज की तारीख में सबसे बड़े विजेता हैं रूस और इजराइल। आप मुझे बताइए कि दोनों में से सबसे बड़ा विजेता कौन है इस युद्ध का अब तक का?